सियासत से उनका बड़ा मसला रहता था जी। उनके शेर सियासी लोग खुश भी होते थे और सुनते भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में जाके चुभते थे कि शायद राहत भाई ने ये क्या अपनी जबान में ऐसी बात कह दी जो सच्ची होती थी और उनके दिल में जाके चुभ जाती थी। मैंने शोहरत की वो बुलंदी देख ली, महसूस कर ली जो शायद मैं पाना चाहता था। मैं अगर बहुत कामयाब शायर बन जाऊं तो पूरी दुनिया घूम लूंगा, वो मैं राहत साहब के साथ घूम चुका हूं। मैं अगर बहुत सक्सेसफुल शायर बन गया तो मेरी फिल्मी स्टार से दोस्ती होगी, लेकिन मैं राहत साहब के जमाने में ही आमिर खान फनकार के घर में पैदा हुए हैं तो शौक तो अपने आप से आ जाता है। कुछ बातें या कुछ लिखना या कुछ चीज़ें ऐसी जो शायरी के अंदर बेसिक होती है, ग्रामर होती है, वो राहत इंदौरी साहब से सीखी है या सिर्फ उनकी सोहबत को देखकर वो चीज़ें आपके अंदर आ गई? वो एक बात जरूर कहते थे कि आप लिखो कम और पढ़ो ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि आप जो ज्यादा पढ़ोगे तो जो लिखोगे वो पढ़ने के लायक होगा। असदुद्दीन ओवैसी से आपके ताल्लुकात हैं, अच्छी, तो क्या कभी पतंग की तरफ से इशारा है कि आप हमारी डोर पर संभाल लीजिए? चुपता था, सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव है क्या? बिल्कुल वही बात है। सियासी लोग इसको सुन के सोचते होंगे कि यार ये हमारे क्या एकदम निचोड़ के रख दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? द एसआर के शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। अपनी जबान से आप बहुत कुछ ना कहकर मैं सिर्फ इतना आज जरूर कहना चाहूंगा कि मेरी पॉडकास्ट या ये कह लीजिए मेरे स्टूडियो में और मेरे शो को चार चांद लगाने के लिए जो शख्सियत आज मौजूद हैं, ये मेरे लिए खुद भी मैं कहूँ तो एक ख्वाब जैसा है। मुझे अभी मैं आपके सामने उनका इंट्रोडक्शन कराऊंगा तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ख्वाब तो नहीं है कि जिसमें थोड़ी देर बाद मेरी आंख खुल जाएगी और मुझे लगेगा यार नींद से उठे तो अपने घर पे मौजूद है। लेकिन ऊपर वाले का, अल्लाह ताला का बहुत बड़ा कर्म है कि ऐसा नहीं है। जो शख्सियत आज मेरे साथ मौजूद हैं वो तारुफ की मोहताज नहीं है। जिस घराने से वो आते हैं और जिस घराने के नग वो हैं, पूरा हिंदुस्तान या मैं कहूँ पूरी दुनिया में वो मशहूर मारूफ हैं और लोगों के दिलों में राज करते हैं। जनाब सतलत राहत इंदौरी साहब। बहुत शुक्रिया। सतलत भाई, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, और आपने इतना खूबसूरत तारुफ मेरा कराया, इसके लिए आपकी बहुत। मैंने जैसे आपको बताया सतलज भाई, ये मेरे लिए एक वाकई में एक ख्वाब है जी कि आज आप जैसी इतनी मशहूर शख्सियत मेरे सामने बैठी हैं और मैं उनके साथ पॉडकास्ट कर रहा हूँ। बेसिकली मैं ज़्यादा पॉडकास्ट करते हुए नर्वस नहीं होता, लेकिन आपको मेरे चेहरे से लग रहा होगा कि आज मैं बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ। कुछ बात या अल्फाज की अदायगी में कुछ तलफ़ुज़ मेरा इधर से उधर हो जाए तो आप मुझे माफ़ करिएगा। छोटा सा इंट्रोडक्शन आप अपनी ज़बानी दे दीजिए। देखिए शाहरुख भाई, हिंदुस्तान में आस्थाओं का सम्मान है, निस्बतों का एहतराम है जी। और मेरे वालिद डॉक्टर राहत इंदौरी साहब की वजह से मुझे हर खास व आम में बड़ी मोहब्बतें मिलती हैं, बड़ी दुआएं मिलती हैं, और मुझे लगता नहीं कि मेरी कोई हैसियत है, लेकिन राहत साहब की वजह से मुझे पूरी दुनिया अपना घर लगती है। मैं जिस भी शहर में जाता हूँ वहाँ कई शनासा मुझे मिल जाते हैं, कई राहत साहब के चाहने वाले मिल जाते हैं जो मुझे अपने घर जैसा महसूस कराते हैं, और मुझे लगता नहीं है कि मैं अपना घर छोड़ के इतनी दूर सफ़र करके अभी दिल्ली में बैठा हूँ। यहाँ भी राहत साहब की वजह से आपने इतनी मुझे मोहब्बतें दी, और ये मुझे लगता है कि मेरे लिए अल्लाह का एक बहुत बड़ा तोहफा है, इनाम है। मैं बहुत ज़्यादा बातें ना करके सबसे पहले तो मैं बड़ी माजरत के साथ एक बात कहना चाहूँगा कि राहत इंदौरी साहब हमारे बीच में मौजूद नहीं है, तो ये एक बड़ा मुशायरे की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा लॉस है जो मुशायरे ने और उर्दू ज़बान ने खोया है, जो मुशायरों को ऊंचाइयों तक उन राहत इंदौरी साहब ने पहुँचाया। ये वाकई में एक काबिल तारीफ़ है। जिस वक्त में लोग उर्दू ज़बान को भूल गए थे और मुशायरे, पोइट्री, शायरी को भूल चुके थे, उस वक्त में उन्होंने एक ऐसा इनकलाबी काम किया जिसमें लोगों के अंदर और यूथ के अंदर दोबारा से एक जज्बा जागा कि वो शायरी को अपना प्रोफेशन बनाए। इसके बारे में आप अगर कुछ बताना चाहें? जी बिल्कुल। राहत साहब की जो करियर रहा उसमें यूथ ने उनको बहुत सपोर्ट किया। मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि एक दौर ऐसा था कि 3 पीढ़ियां राहत साहब से प्रभावित थीं। जी। एक वालिद, उनकी औलाद और फिर उसके बाद उनकी औलाद। तो कुछ अशार राहत साहब के बुजुर्गों में मकबूल थे। हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज ना कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। कुछ मर्दों में मकबूल थे, अपने साहिल से ये अंगारे हटा लो वरना सारा पानी मेरी तलवार में आ जाएगा। कुछ नौजवानों में मशहूर थे, बुलाती है मगर जाने का नहीं,
ये दुनिया है इधर जाने इधर का जाने नहीं, का नहीं, और मेरे बेटे किसी से इश्क कर मगर हद से गुजर हद से जाने का गुजर नहीं। जाने का नहीं। उनकी शायरी में हर तरह का मैसेज हर था, तरह वो सियासत के लिए भी, मोहब्बत के लिए भी, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए सियासत से मेरे आपने जब सियासत का जिक्र कर ही दिया है, भी। जी सियासत से उनका बड़ा मसला रहता था। जी उनके शेर सियासी लोग खुश भी होते थे और सुनते भी थे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके दिल में जाके चुभते थे कि शायद राहत भाई ने ये क्या अपनी जबान में ऐसी बात कह दी जो सच्ची होती थी और उनके दिल में जाके चुभ जाती थी। उसकी वजह से कुछ मसले हुए, कुछ राजनेता नाराज हो गए हों, जी कुछ राजनेताओं ने प्रोग्राम में आने से बुलाने से मना कर दिया, ऐसा कभी कुछ वाकया आपके कई सामने? कई बार क्योंकि आपने बहुत सफर उनके साथ किया है। कई बार आपके दिल्ली के लाल किले से राज साहब 10 साल के लिए बैन हो गए थे। अच्छा, 10 साल उन्होंने एक शेर कुछ पढ़ा था जिसके बाद उनको 10 साल के लिए बैन कर दिया गया, और फिर 10 साल बाद जब उनको बुलाया गया तो उन्होंने माइक से कहा कि इन लोगों ने मुझे 10 साल बाद बुलाया है, लेकिन सच बोलना मैंने आज भी नहीं छोड़ा है। क्या बात तो है। ऐसे कई मौके रहे, कई बातें रही, कई बार उनको बैन किया गया सियासी तौर पे, लेकिन सियासत वालों ने उनके शेरों का इस्तेमाल भी खूब किया, जी, क्योंकि शायर और जर्नलिस्ट जो होते हैं वो हमेशा एक विपक्ष की भूमिका में होते हैं, अपोजिशन की भूमिका में होते हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि अब शायद एक तरफ सियासत की तरफ ही शायरी भी जाती हुई दिख रही है और पत्रकारिता भी जाती हुई दिख रही है, लेकिन राज साहब इसके खिलाफ थे। खिलाफ थे। मैं अपनी पॉडकास्ट की इस गुफ्तगू को आपकी तरफ लाना चाहूंगा। जी मैंने जो आपको यहाँ आने से पहले जो मैंने आपके बारे में पढ़ा, जी देखा, और जो हमने राहत इंदौरी साहब के मुशायरे वगैरह भी देखे, प्रोग्राम भी देखे, तो उसमें मुझे ये चीज महसूस हुई कि राहत इंदौरी साहब मुशायरों के अंदर यूथ को प्रमोट कर रहे थे, नए नए शायरों को जी प्रमोट जी कर जी रहे थे, जी लेकिन कहीं ना कहीं सतलत इंदौरी को वो प्रमोट नहीं कर रहे थे। ऐसा क्यों? ऐसा, वो एक तो पहली बात तो ये थी कि उनको ये भरोसा था कि अगर इसमें टैलेंट होगा तो ये खुद आगे बढ़ जाएगा। उसके अलावा कई बड़े मुशायरों वालों ने उनको अप्रोच भी किया कि राज साहब हम आपके साथ सतलज को भी इस मुशायरे में पढ़ाना चाहते हैं, जी। तो उन्होंने ये कहा कि फिर आप मेरा नाम काट दीजिए क्योंकि लोगों को ये लगेगा कि राहत इंदौरी अपने बेटे को प्रमोट कर रहा है। ओके। और उनका ये मानना था, उनका ये सोचना था कि शायर बनाए नहीं जा सकते, जी। अल्लाह की तरफ से आते हैं, और अगर मुझ में काबिलियत होगी, मुझे अगर अल्लाह ने इसके लिए चुना होगा तो मैं इसमें आगे बढ़ जाऊंगा, वरना और भी कई काम हैं जो इंसान कर सकता है अपनी जिंदगी गुजारने के लिए, जरूरी नहीं कि हर शायर का बेटा शायर ही हो। तो वो कौन सा दौर आया, वो कौन सा वक्त आया, मैं आपकी ज़बानी पूछना चाहूंगा, जब आपने पूरी तरीके से ये तय कर लिया कि अब शायरी को अपना प्रोफेशन बनाना है, और फिर उसके साथ सफर जी क्या राहत इंदौरी जी के साथ रहे, या फिर आप अलहदगी इख्तियार की और अलग सफर हुए? नहीं, मैंने शुरुआत की 2011-12 से। मैंने उस जमाने में मैंने पहला मुशायरा जो पढ़ा था वो मैंने कुमार विश्वास साहब की सिफारिश पे ये पढ़ा वाकया था। मैंने कहीं ना कहीं सुना जी भी जी है। ये अगर आप पूरा बता पाए तो मैं बहुत चाहता मैं था इसलिए भी सुनना चाहूंगा जी कि मैं कुमार भाई से बहुत जुड़ा रहा, जी 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 और जितनी मोहब्बतें वो देते हैं, जी आप तो खैर उनसे नहीं नहीं, बखूबी डॉक्टर वाकिफ कुमार विश्वास को या तो आप मेरे वालिद का दोस्त मान लें या मेरे मेरे चाचा की तरह मान लें, क्योंकि इस फैमिली मेंबर। इनकलाबी काम में वो शाना बशाना राहत अंकल का साथ दे रहे थे। जी राहत साहब और हिंदी और उर्दू को जी जी दोनों जी ने जी जो एक मंच पे लाने का काम किया। राहत साहब और कुमार विश्वास साहब का जो कोलैबोरेशन था वो यूथ को बहुत पसंद आया था, और उसके बाद एक बड़ी भीड़ मुशायरे और कविताओं की तरफ जुड़ी थी। उर्दू वालों ने डॉक्टर कुमार विश्वास को पसंद करना शुरू किया, हिंदी वालों ने राहत साहब को अपनाया, और इन दोनों ने मिलके हिंदी मंच और उर्दू मंच को बहुत समृद्ध बनाया था। और राहत साहब शायद एक ही ये शायर हैं, डॉक्टर कुमार विश्वास, जिनसे राहत साहब ने मुझे खुद मिलाया था। अच्छा। डॉक्टर साहब इंदौर आए थे किसी कवि सम्मेलन में, मुशायरे में, तो राहत साहब ने मुझे आवाज देके बुलाया कि यार ये कुमार विश्वास हैं और इनसे मिलिए। तो मैं डॉक्टर कुमार विश्वास से मिला। फिर उसके कुछ वक्त बाद मैं कोशिशों में था मुशायरे पढ़ने की, और मुझे लगता नहीं था रास्ता कहाँ से मिलेगा। लोग डरते भी थे कि राज साहब का बेटे को उनकी इजाजत के बिना कैसे बुला लिया जाए, क्योंकि वालिद की इजाजत नहीं जी थी। जी जी और इतने बड़े आदमी की अगर इजाजत नहीं है, जी हालांकि आप बेटे हैं, जी लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं नहीं, उसके पीछे एक बड़ी वजह शरद रहता भाई ये थी कि राहत साहब इतना बड़ा नाम थे, अल्लाह ने उनको इतनी इज्जत दी थी कि वो जिसको चाहते कह देते, और वो मुझे मुशायरा पढ़ाता, लेकिन जिससे बोलते वो ये बात जरूर लोगों को कहता कि राहत साहब ने कहा था, क्योंकि राज साहब किसी को कुछ कहते नहीं थे, कभी किसी से उन्होंने कोई तवक्को रखी नहीं। अगर वो अपने बेटे को प्रमोट करने की बात किसी से कहेंगे तो वो तो अलग ऐलान बताएगा क्या राज साहब के बेटे को मैंने पढ़ाया क्योंकि राज साहब ने मुझे कहा। तो राज साहब इस बात को भी जानते थे,
लेकिन मुझे तलब थी मुशायरा पढ़ने की, तो मैंने डॉक्टर कुमार विश्वास को डायरेक्ट फोन किया। मैंने डॉक्टर अच्छा। साहब, हाँ जी, 2011-12 में कि साहब वो मैं मुशायरा पढ़ना चाहता हूँ, कविता जी। सम्मेलन में जाना चाहता हूँ, लेकिन राहत साहब से कहने की मुझे हिम्मत हिम्मत नहीं है, नहीं हो रही है। और आपसे कह सकता हूँ और आप मेरी मदद कीजिए, और आप मदद नहीं करोगे तो मैं तो कुछ भी करके मुझे मुशायरे पढ़ना है। जी। डॉक्टर कुमार विश्वास ने 1 सेकंड की देरी नहीं लगाई और जी। मुझे बनारस विश्वविद्यालय के एक मुशायरे की डेट दे दी। अब मैंने पहला मुशायरा उनके साथ पढ़ा, और मैंने घर पे भोपाल का कहा कि मैं ऑफिस के काम से जा रहा हूँ और मैं डॉक्टर साहब अच्छा, के पास बनारस चले गया। राज साहब को इस बारे में इल्म नहीं था? कुछ घंटों में उनको इल्म हो गया, अच्छा। क्योंकि राहत इंदौरी साहब पूरी दुनिया में उनकी पहचान थी, अब दोस्त मुझे ऐसा थे, लगता है यार थे। हिंदुस्तान में कोई जी मुशायरा हो रहा जी, हो तो और उनको ना पता हो कि जी मंच जी, पे कौन कौन उनको शायर आने पता वाला है, चल तो गया डाउनबीट था है। राहत साहब को, और वो इस बात का उनको बहुत जल्दी पता चल गया जी। था, तो और वो वो समझ गए थे कि यार ये बिगड़ चुका है। उसके बाद ऐसा तो नहीं हुआ कि राहत अंकल ने फोन किया हो कुमार विश्वास को? यार उनके ए- बीच की बात है, ये मुझे मालूम नहीं, डॉक्टर साहब ने तो कभी इजहार नहीं किया और राहत साहब से मेरी पूछने की हिम्मत नहीं हुई। लेकिन उसके बाद 2013 में डॉक्टर्स ने राहत साहब को कहा कि इनको अकेले सफर न करना दिया जाए, अच्छा। क्योंकि उनको वो 5-4 टाइम दवाई लेते थे और जी। इंसुलिन उनको लगती थी सुबह और शाम। तो ये फैसला हुआ कि मैं उनके साथ रहूं। फिर मैंने मुशायरों को तर्क कर दिया, और 2020 तक, जब तक उनका इंतकाल नहीं हुआ, तब तक मैंने कोई मुशायरा नहीं पढ़ा। मैं उनके साथ सिर्फ सफर में रहा, लेकिन इस दौरान मैंने 16-17 मुल्कों का सफर कर लिया। अच्छा, इस बीच में मुशायरा, सिंगल मुशायरा नहीं पढ़ा? मैंने 2 मुशायरे 4 मुशायरे पढ़े होंगे इतने लंबे टाइम में, 8 साल में। जी। और वो भी मेरी ख्वाहिश नहीं थी, क्योंकि मुझे जो मधु कर रहे थे, उसी डेट पर राहत साहब को 5 जगह मधु कर रखा था, तो जाहिर सी बात है कि मेरा तो मुशायरा आपने वालिद के साथ जाना जरूरी था। ज्यादा जरूरी था। और फिर मैं 2020 तक राहत साहब के साथ लगा रहा। और मैं एक बात इसमें बीच में मेरी रह गई, जो लिखने का शौक तो जाहिर सी बात है, जी। जब आप इतने बड़े फनकार के घर में पैदा हुए हैं तो शौक तो अपने आप से आ जाता है। कुछ बातें या कुछ लिखना या कुछ चीजें ऐसी जो शायरी के अंदर बेसिक होती है, ग्रामर होती है, वो राहत इंदौरी साहब से सीखी है या सिर्फ उनकी सोहबत को देखकर वो चीजें आपके अंदर आ गई? उन्होंने डायरेक्ट तो कुछ भी नहीं सिखाया, उनको बस देख के ही हम लोग सीखते रहे कि क्या चीजें ली जा सकती हैं। वो एक बात जरूर कहते थे कि आप लिखो कम और पढ़ो ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा पढ़ो, क्योंकि आप जो ज्यादा पढ़ोगे तो जो लिखोगे वो पढ़ने के लायक होगा। जी। तो मेरी अभी भी कोशिश ये है कि मैं सभी लोगों के कलाम सुनूं और पढ़ूं, ताकि उससे मेरा भी मुशाहिदा मजबूत हो और कुछ काम बने। एक सवाल मेरे मन में है, राहत इंदौरी साहब के दुनिया से रुखसत होने के बाद मुशायरे की दुनिया में क्या कुछ दिक्कत आपको आई, परेशानियां आई स्टेज पर? कुछ ऐसी सियासत आपके साथ हुई जिसमें आपको लगा हो कि आज मेरे अगर वालिद यहाँ होते तो जी ये चीजें मेरे साथ ना होती, ये अब ज्यादा हो रही है, ऐसा? नहीं, ये तो हर शायर के साथ हो रहा क्योंकि है। मैं ये सवाल इसलिए भी कर रहा हूँ, सतलज भाई, कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत टूटी फूटी शायरी में कर लेता हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि मुशायरों के मंच में सियासत बहुत होती है। जी, जाहिर सी बात है। देखिए, मुशायरा भी एक इंडस्ट्री बन चुका है, और जी। जो लोग अभी वहां पर जमे हुए हैं वो चाहते नहीं कि नई एंट्री उसमें हो। हमारा इंदौर और देवास और उज्जैन जो आसपास का हमारा एरिया है, वहां पे जी। पिछले 40 साल से राहत साहब ही हर मुशायरे की फहरिस्त बनाते थे। जी। वो लोग भी मुशायरे से पहले राहत साहब से पूछते थे किस किस को बुलाना है, राहत साहब तो उसमें होते ही थे। जी। तो एक तरह से मेरा जो ननिहाल है देवास, जी। इंदौर के पास में, जी। वहां पे तो मुशायरे का जब सीजन आता था, जब मुशायरा होता था, तो एक एक त्योहार का माहौल बन त्योहार, जाता था कि भाई राहत जैसे साहब कोई आने वाले हैं, ईद मुशायरा है या वो है। जी। दिवाली है। तो राहत साहब के इंतकाल के बाद भी मुझे वहां से उन शहरों से फोन आए, लेकिन उन लोगों ने मुझसे शायरों के नंबर लिए, ओके। और उन लोगों ने डायरेक्ट उनको मदऊ किया। फिर जब मुशायरे की डेट आई तो मुझे देवास से फोन आया कि आप कब पहुंच रहे हो। तो उस वक्त मेरे पैरों से जमीन निकल गई, और मैं बता नहीं पाया उनको कि यार इन लोगों ने मुझे मदऊ नहीं किया। मधु नहीं गया, जबकि जी वो लिस्ट आपसे बनवा रहे थे। जी। तो यही इंदौर में हुआ, यही देवास में हुआ, यही उज्जैन में हुआ। तो फिर ये बात मुझे मुझे इस बात का एहसास हुआ। और अच्छा, ये बात भी थी शाहरुख भाई की, जिस वक्त राज साहब हयात थे, जी। उस वक्त हर कन्वीनर राज साहब से कहता कि यार सतलज को हम पढ़ना चाहते हैं। पढ़ाना चाहते हैं। लेकिन फिर उसके बाद वो सभी कन्वीनर गजनी बन गए, उनकी याददाश्त खत्म हो गई, और भूल गए। वो सब भूल गए। और फिर मुझे धीरे धीरे फिर से एक स्टार्ट लेना पड़ा। और लेकिन अवाम की मोहब्बत मुझे हमेशा मिली, शायरों की ना मिले, कन्वीनरों की ना मिले, लेकिन अवाम ने मुझे बड़े प्यार से अपनाया और मेरी बात पे कान धरे।
क्योंकि वो एक जो सतलज राहत इंदौरी जो नाम है, जी। वो राहत इंदौरी नाम लोगों के दिलों में राज करता है, और फिलहाल यूथ के अंदर आपकी भी बहुत नहीं, मोहब्बत है, आपकी धीरे धीरे मोहब्बत है, धीरे आपका धीरे बड़प्पन धीरे है, धीरे बढ़ती जा मैं रही इस है। लायक नहीं हूँ। फिलहाल कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आप राहत इंदौरी जी के छूट गए हों, आप लेकर चल रहे हों जी, मेरे मौजूदा पास टाइम मेरा जिंदगी का मकसद और जिंदगी का सबसे अहम काम ही राहत साहब के काम को आगे बढ़ाना है। जी फिलहाल हम रेख्ता के साथ मिलकर राहत साहब की कुलियात ला रहे हैं, मैं जिंदा हूँ नाम से, जी जिसका रस्म इजरा 1 जनवरी 2025 को इंदौर में होने वाला है। जी उसके अलावा राहत साहब की फिल्मी गाने काफी आने वाले हैं। उसके अलावा राहत साहब का वेबसाइट पे काम चल रहा है, जो तैयार हो चुकी है, उसको हम प्रॉपर तरीके से शुरू करने वाले हैं। तो सारा काम राहत साहब की शख्सियत और राहत साहब की शायरी के इर्द गिर्द ही चल रहा है, और मुझे लगता है कि वही मेरे लिए बेहतर है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता आपको कि इस बीच में, इस सारे प्रोजेक्ट्स के अंदर आपको अपनी भी शख्सियत को संवारने का मन कभी करता हो, या आप इसी में खुश हैं कि आप अपने वालिद के काम को लेकर आगे चल नहीं, रहे हैं? मैंने शोहरत की वो बुलंदी देख ली, महसूस कर ली जो शायद मैं पाना चाहता था। जी। मैं अगर बहुत कामयाब शायर बन जाऊं तो पूरी दुनिया घूम लूंगा, वो मैं राहत साहब के साथ घूम घूम चुका हूँ। चुका हूँ। मैं अगर बहुत सक्सेसफुल शायर बन गया तो मेरी फिल्मी स्टार से दोस्ती होगी, लेकिन मैं राहत साहब के जमाने में ही आमिर खान, नवाजुद्दीन सिद्दीकी, तमाम ये लोगों से पूरी मिल चुका था, ये मेरी कपिल पूरे शर्मा पास से मिल चुका था। जी थोड़ा सा मैंने आपके लिए रेखी करी थी, और पूरी जी फहरिस्त मेरे पास है। सोनिया गांधी, सुनील ग्रोवर, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, जी जी मुख्तार खान, अतीक अहमद, मुरारी बापू, जी ए आर रहमान, जी एक बहुत बड़ी लिस्ट है जी जिन सेलिब्रिटीज से आप मिले, मुखातिब हुए, जी जिसमें से कुछ चीजों के मैं आपसे उनका जो एक्सपीरियंस है आपसे शेयर जी जी करवाना जी चाहूंगा, जी जो लोगों के अंदर आजकल मकबूल हैं जी और उनके नाम सोशल मीडिया पे अक्सर लिए जाते हैं। जी इसमें जाकिर हुसैन सबसे पहला नाम है। जाकिर खान। पर्सनली कैसी जी, शख्सियत आपको लगता है जाकिर? जाकिर खान से मेरे रिश्ते पिछले 10-12 साल की गहराबंदी करते हैं। जी। दरअसल उनके जो दादा थे, उस्ताद मोइनुद्दीन खान साहब, वो बहुत बड़े सारंगी प्लेयर थे, अच्छा। जिनका देश दुनिया में नाम था। तो मैं जर्नलिज्म से जुड़ा था और मैं उनसे उनसे मिलने गया था। तो वहाँ जाकिर उस टाइम पे नौजवान थे, और वो हमारे लिए चाय वगैरह लेके आए थे, और मैंने उनसे पूछा उस्ताद से कि साहब, ये तो बोले मेरे पोते हैं जाकिर। वो मुझे उसी वक्त बहुत प्यारा और बहुत मासूम लड़का लगा था। फिर धीरे 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 उनकी शोहरत आसमान को छूने लगी, और आज भी मैं जब उससे मिलता हूँ जाकिर से, तो ऐसा लगता नहीं कि वो इतना बड़ा है। वो बड़ा है, लेकिन वो महसूस नहीं होने देता। तो वो उसकी बहुत अच्छी बात है, और वो बहुत डाउन टू अर्थ है। उनके वालिद जो हैं हमारे इस्माइल खान साहब, वो भी बड़े प्यारे इंसान हैं। उनके छोटे भाई हैं जाकिर। मेरा एक तरह से उससे बहुत बहुत करीबी रिश्ता है। और फैमिली वाला एक रिश्ता जी 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 आपका जी बन चुका है। और मैं उसको बड़ा एडमायर करता हूँ। मुझे लगता है कि उसने बहुत जल्दी बहुत अच्छा मकाम पहुंचा है। फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जिसने, जैसे कि आपने कहा कि आपके वालिद ने कभी भी ये नहीं चाहा कि मैं अपने बच्चे को प्रमोट करूं, इसलिए कि वो ये चाहते थे कि आपके अंदर काबिलियत होगी, जी वो आपको खुददार बनाना चाहते जी थे। अगर देखा जाए तो जी एक जी बाप की एक ख्वाहिश रहती है कि जी मेरा बेटा अपने पैरों पे खड़ा हो, और ये अच्छी भी बात है। हम्म, फिल्म इंडस्ट्री में एक ऐसा नाम है जो बिल्कुल नीचे से उठा है, और जिसके आगे पीछे कोई भी ऐसा नाम नहीं था कि उसको फिल्म इंडस्ट्री तक वो पहुंच जाता। नवाजुद्दीन सिद्दीकी की मैं बात कर रहा जी हूँ। जी 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 उसकी शख्सियत उनकी शख्सियत के बारे में अगर आप कुछ थोड़ा बहुत नवाजुद्दीन सिद्दीकी से पहला राब्ता अगर राहत साहब का कहा जाए, तो राहत साहब ने एक फिल्म में गाने लिखे थे, मुन्ना भाई MBBS। जी उसमें उन्होंने एक छोटा सा किरदार निभाया था। उसके बाद वक्त के साथ 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 वो बहुत बड़े स्टार बन गए, और जब वो मांझी द माउंटेन मैन की प्रमोशन कर रहे थे, तो वो इंदौर आए थे। तो इंदौर आके उन्होंने राहत साहब के घर का पता पूछा वहां पे लोगों से, और राहत साहब से मिलने की ख्वाहिश ये लोगों को जब की बताई। बात है जब फेमस वो हो चुके थे, वो काफी फेमस, जो मतलब गंगा लोगों के बसंतपुर अंदर आ मकबूल चुकी हो थी, चुके थे बहुत ज्यादा। वो एज ए नवाजुद्दीन सिद्दीकी एस्टेब्लिश हो चुके थे, हम्म, मैन लीड में काम कर रहे थे दशरथ मांझी में। तो उस जमाने में वो आए थे वहां पे राधिका आप्टे और डायरेक्टर के साथ। देन उन्होंने फिर राहत साहब की खोज की इंदौर में आके कि मैं इंदौर आया हूँ तो राहत साहब से मिलना चाहूंगा। जी फिर उन्होंने राहत साहब का एक शेर का भी जिक्र किया कि राहत साहब आपका, जब मुलाकात हुई थी, कि राहत साहब आपका एक शेर ऐसा लगता है कि मेरे लिए, कि मैं वो दरिया हूँ, मैं वो दरिया हूँ, हर बूंद भंवर है जिसकी, जी तुमने अच्छा ही किया मुझसे किनारा कर किनारा दिया। करके क्या ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब ने वो शेर कोट किया था। और एक और शेर के बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जी बहुत गुरूर है दरिया को अपने अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियां उड़ जाएं। ये नवाज साहब ने शेर बड़ा राज साहब का पसंद किया था। उसके बाद वो 2 बार इंदौर आए, मैं उनसे, फिर उनकी मेरी मुलाकात रही। अभी भी राज साहब के इंतकाल के बाद पिछले साल वो इंदौर में थे, काफी देर तक हमारी मुलाकात हुई। और बहुत मुखलिस इंसान है, बहुत प्यारे इंसान। इन सारी चीजों के अंदर पॉलिटिकल कनेक्शन भी आपका बहुत ज्यादा रहा है। जी तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से
आपको इस चीज के लिए अप्रोच किया गया हो, मधु किया गया हो कि आप हमारी पार्टी से इलेक्शन लड़िए, सबसे पहला नाम मैं अपनी लिस्ट में लेना चाहूंगा, अससुद्दीन ओवैसी से आपके ताल्लुकात हैं, अजी तो क्या कभी पतंग की तरफ से इशारा नहीं आया कि नहीं आप हमारी डोर बस संभाल देखिए, लीजिए? सियासी लोगों ने तो राज साहब के शेरों का इस्तेमाल किया, जी और राज साहब खुद गैर राजनीतिक आदमी थे। जी उन्होंने किसी भी पार्टी को कभी भी किया। प्रमोट नहीं किया। वो अच्छा इंसान चाहते थे पॉलिटिक्स में। हालांकि कई पार्टियों ने उनको अपना माना, कई ने उनको अपना नहीं अपना नहीं, माना। या ये कह लीजिए जो शेर उनको अच्छा लगा उन्होंने कहा जी ये हमारे जी हैं, जी 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 जो बुरा लगा तो ये हमारे जी। नहीं है। तो असदुद्दीन अवैसी साहब से तो हैदराबाद में वो मुशायरे लगातार और कराते एक रहते शेर तो हैं। मैं आपकी बात काटकर मुझे याद आ रहा है उनका, जी जो सियासी लोगों के दिल में बड़ा चुभता था, जी, सरहदों पर तनाव है क्या, कुछ पता तो करो चुनाव चुनाव है क्या। है। तो बिल्कुल वही वही बात है। सियासी लोग इसको सुन के सोचते होंगे कि यार ये हमारे क्या जी एकदम जी निचोड़ के रख दिया हम जी जी, लोगों को, तो हमारा राज फाश कर फाश दिया। कर दिया। तो वो ये रहा। तो असद साहब से लगातार मुलाकात होती रही, और वो तो राज साहब को बड़ा पसंद करते ही थे। राज साहब के शेर आज भी वो पढ़ते हैं। अभी पिछले दिनों उन्होंने राज साहब की गजल को एक आम सभा में पढ़ा। राहुल गांधी की जब भारत जोड़ो यात्रा चली तो एक लिस्ट आती थी, वो जिस भी इलाके से निकलते थे कि आज ये सेलिब्रिटीज, ये मशहूर मारूफ लोग उनकी यात्रा में शामिल रहेंगे। जब आपके पास इस चीज का इनविटेशन आया कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में आप जाएंगे, तो आपने मना किया या आपने जाना जरूरी समझा? नहीं, मैं क्योंकि आपने कहा मैं पॉलिटिकल पार्टी से ज्यादा जुड़ा नहीं रहता हूँ, लेकिन यात्रा में मैंने देखा आप थे। उसका मकसद बहुत अच्छा था। जी भारत जोड़ने की जहां बात होगी, चाहे वो कोई भी बात करे, जी उसके साथ खड़ा होना फर्ज है हमारा। तो जो राहुल गांधी की यात्रा भारत जोड़ने के लिए थी। जी वो कांग्रेस की यात्रा मैं नहीं मानता, भारत जोड़ने की बात थी तो उसमें जाना बनता था। और उनकी टीम की तरफ से राहत साहब के बेटे को इनवाइट किया गया था, सतलज को ओके। नहीं। वो बेटा मैं ना होता, कोई और होता तो वो भी जाता। तो मैं सिर्फ भारत जोड़ने के लिए राहुल गांधी के साथ चला। कुछ पॉलिटिकल मुझे कोई मेरी महत्वाकांक्षा नहीं है। पर्सनली कैसा लगा राहुल गांधी से मिलके, जैसे अच्छा लोग उनके बारे में कहते हैं? जी मेरी मुलाकात नहीं हुई है जी कि राहुल गांधी एक पॉलिटिकल आदमी नहीं है, लेकिन अच्छे इंसान बहुत हैं। हाँ उनके अंदर वो पॉलिटिकल गट्स नहीं है, ऐसा विपक्ष भी उनके ऊपर जी आरोप लगाता है। और अच्छे लोगों का कहना यह है कि राहुल गांधी को पॉलिटिक्स में अगर वो ना होते तो हिंदुस्तान में बहुत अच्छा नाम उनका होता, और लोग उनसे सलाह लेते, मशवरा लेते। आपको नहीं नहीं नहीं, उनसे मुलाकात करके कैसा लगा? किस तरीके के आदमी हैं? हालांकि मेरी मुलाकात तो 3-4-5 किलोमीटर की थी। हम जी पैदल चल रहे थे। हालांकि मेरे अलावा कोई और चलता तो वो उनकी भी बात सुनते, उनसे भी बात करते। तो इतनी छोटी सी मुख्तसर मुलाकात में उनकी शख्सियत के बारे में तो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन मैंने उनको जब करीब से देखा तो मुझे वो बड़े भले लगे, और ऐसा लगा कि ये इंसान संत बन चुका है चलते चलते। उन्होंने जितने लोगों से मिले हैं, जितने लोगों से बात की, तो उनमें एक एक जब आप नए लोगों से मिलते हैं लगातार और इतना लंबा सफर करते हैं, तो अपने आप ही आप में एक बहुत बड़ा बहुत चेंज कुछ आ जाता सीखने है। को आपको मिलता है। बहुत कुछ नॉलेज आ जाता है। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी की यात्रा से उनमें बहुत बड़ा बदलाव आया। बदलाव आया। एक हिंदुस्तान के अंदर एक बहुत मशहूर एपिसोड, जी प्रोग्राम कह लीजिए, जी कॉमेडी के ताल्लुक से जी आता है, द कपिल शर्मा शो। जी। उसका एक्सपीरियंस कुछ अगर हमारी ऑडियंस के लिए आप शेयर करना वो चाहें? बड़ा अजीब गरीब एक्सपीरियंस रहा। 2 बार कपिल शर्मा के शो में राज साहब गए। पहली बार जब गए तो जाहिर सी बात है, घर में जिक्र हुआ कि कपिल के यहाँ से इनवाइट आए, तो सब घर के बच्चे और दूसरे के हम चलेंगे हम चलेंगे हम चलेंगे। तो राज साहब ने कहा कि नहीं, सतलज मेरे साथ जाएगा, क्योंकि जब ये आज तक सतलज गया हाँ, तो ये सतलज जाएगा। छोटे छोटे गाँवों में जाता है, बड़े शहरों में जाता है, तो इसको वहां भी जाने का हक है। बिल्कुल। अच्छा, मैं भी बड़ा एक्साइटेड था। मुझे लगता था कि यार कपिल ने बुलाया राज साहब को, तो फैमिली के मेंबर से बात करते हैं, तो मैं भी बड़ा सूट वो बूट वन पहन ऑफ के। द बेस्ट जी शो, द कपिल जी शर्मा जी शो। जी जी। तो मैं बड़ा सूट बूट पहन के वहां पे शाहरुख भाई बैठा था ऑडियंस में, लेकिन इत्तेफाक ये कि कपिल ने मुझसे कोई बात नहीं की, और मुझे लगा यार ये क्या हो गया। फिर देन उसके बाद 2 साल बाद कपिल ने फिर उनको इनवाइट किया, और उस वक्त मुझे लगा कि यार वो बात तो करता नहीं, तो मैं जैसा नॉर्मल होता हूँ वैसे ही मैं वहां वैसे ही चला चला गया। गया, और उस बार कपिल ने उसने मुझसे बात कर ली। बात कर ली और मुझसे शेर सुन लिया। और वो मैंने एक वहां पे शेर सुना था जो बड़ा वायरल हुआ, कि दिल को सबके लिए पत्थर बना के बना रखा के है, रखा है, बस मेरी याद को जेवर बना के जेवर रखा बना के है, रखा है। जिसको तुम लड़की समझते हो जादूगरनी है, जाने कितनों को कबूतर बना क्या के बात रखा है, है। क्या बात तो है। वो बड़ा लोगों ने पसंद किया। पसंद किया था। बहुत बड़ी फहरिस्त है जी सतलज भाई। कितनी बातों, कितने टॉपिक्स पे मैं आपसे बात करूं, और कितनी ज्यादा बात करूं, कितनी सारी बात करता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि मैं अगर तफसील से बात करना शुरू करूं तो 4, 5, 6, 7 घंटे का ये पॉडकास्ट हो जाएगा। आखिरी ये कुछ सवाल लेता हूं, उसके जी बाद जहमत तमाम करेंगे। राहत इंदौरी लोगों के अंदर मोहब्बत भरने वाला शायर था, जिसने यूथ के अंदर मोहब्बत भरी। लड़का मोहब्बत जब करता था तो उसके शेर को कोट करके, उनके शेर को कोट करके, मैं माजरत के साथ कहता हूँ, उनके शेर को कोट करके अपनी महबूबा को खत लिखता था। जी
और अपनी बात महबूबा तक पहुंचाता था। राहत इंदौरी जी की शादी अरेंज मैरिज थी या लव मैरिज थी? अरेंज ये मैरिज मैं थी, आपसे टोटली अरेंज मैरिज थी, क्योंकि राहत साहब की जिस वक्त शादी हुई थी वो राहत इंदौरी नहीं थे। अच्छा वो एक मामूली से पेंटर थे और बड़ी मेहनतों से पढ़ाई कर रहे थे और कॉलेज में प्रोफेसर थे। तो एक बहुत गरीब से लड़के की एक बहुत गरीब सी लड़की से शादी हुई थी 1976 में। जी। तो मेरी वालदा उनकी रिश्तेदारी में ही थी राहत साहब की, और उनकी अरेंज मैरिज थी। फिर उसके बाद जब वो मकबूल हुए लोगों में तो उन्होंने अपनी मोहब्बत को बरकरार रखा जी, और वो माशाल्लाह ये बहुत बड़ी बात है। अल्हम्दुलिल्लाह। सतलज भाई बहुत मुझे अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। शुक्रिया। बात तो मेरे पास मैं आपको फिर कहूंगा बहुत सारी है कि मैं आपसे करूं, लेकिन वक्त कम होने की वजह से आपका वक्त बहुत कीमती है। मैं बहुत अपनी शुक्रिया। पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करूंगा। और कोई बात जाने में अनजाने में कुछ ऐसी निकल गई हो नहीं, नहीं, जो नहीं। मुझे नहीं कहनी थी, एक मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा, उसके बाद आप अपनी ज़बानी अगर हमारी ऑडियंस को कह दें कि द एसआर के शो को सब्सक्राइब करें और मोहब्बतें दें। शाहरुख बिलोच ऑफिशियल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें तो मुझे एसआर के बहुत चैनल को मेरी ये आप लोग खुशनसीबी सब्सक्राइब की करें। बात होगी नहीं, नहीं, आपका कि चैनल साहब बहुत तरक्की करे, अल्लाह इसको खूब उरूज दिखाए और आपको भी बहुत शुक्रिया। ज़हनी और हर तरह का सुकून अल्लाह मैसर करे। और ज़रूर आप लोग शाहरुख बलूच साहब के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एसआर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और खूब इनको मोहब्बत दीजिए। बहुत-बहुत शुक्रिया। ये थे सतलज भाई जिनके साथ हमने आज बहुत सारी बातें करी। बहुत बड़ी लिस्ट थी लेकिन उस चीज़ को शॉर्ट करते हुए मैंने बहुत मुख्तसर सा इस पॉडकास्ट को रखा। फिर किसी दिन भाई से टाइम लिया जाएगा और एक बड़ी गुफ्तगू भाई के साथ होगी। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये गुफ्तगू आपको पसंद आई होगी और आपके दिलों को इसने छुआ होगा। फिर किसी नए गेस्ट के साथ, नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। जब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने अजीजों को शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत बहुत शुक्रिया।